विवेक अपने दोस्तों से कहता है तो तरुण कार रोक देता है। राहुल उसका हैरानी से मुंह ताकने लगता है, जैसे उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। मैरिज हॉल की जगमगाती लाइटों के बीच मम्मी जी अपनी सहेलियों संग मुस्कुराते हुए बातें कर रही हैं। पिताजी मेहमानों का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं और उनसे गले मिलते हैं। रीना अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचा रही है। माही कमरे में अकेले खोई हुई बैठी है। वह अपने पापा के बारे में सोच रही है। तभी बैंड बाजा की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी धड़कन बढ़ने लगती है। बारात आ रही है। लड़कियों बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है। माही अपने आप को संभालते हुए आखिरी बार पापा को फ़ोन लगाती है। उसकी सांस भारी हो रही है, मगर फ़ोन बंद बताता है। एक बार ख्याल आता है कि मोबाइल फेंक दे, लेकिन फिर अपने आप को संभालती है। नहीं माही, नहीं। पापा, आप कहाँ हो? मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। पापा, आपकी बहुत याद आ रही है। कहाँ हैं आप? एक बार मुझसे बात करिए। देखो, मैं दुल्हन के लिबास में हूँ। आपके भेजे जोड़े को पहने हुई हूँ। कहाँ हैं आप पापा? माही अपने आप से ही बातें करती है। बाहर से बैंड बाजे डीजे की आवाज़ आ रही है। उसके आँख से आंसू बह चलते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगती है। मैरिज हॉल के बीच सेंटर पे एक सुंदर मनमोहक वाटरफॉल बनाया गया था, जिसके इर्द गिर्द पानी बह रहा था। कुछ लड़कियां उस फॉल के साथ सेल्फी ले रही हैं। मेन गेट में माही के घर के सभी लोग खड़े हुए हैं। सामने से बारात आ रही है। विवेक के पिताजी, मम्मी जी, मामा जी, चाचा, फूफा और सारे रिश्तेदार बैंड बाजों वाले के साथ नाचते हुए आ रहे हैं। सभी के चेहरे खिल रहे हैं। लड़की वाले फूलों की माला और टीका लिए खड़े हैं। बाराती जोरों से हाथ पैर हिलाते हुए नाच रहे हैं। कमरे में अकेली बैठी माही की धड़कन बढ़ती जा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। रह रह के पापा का ख्याल आ रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? बीमार थे वो, क्या पता कि कैसे होंगे वो। माही अपने आप से जूझ रही है। आज उसकी शादी है और वह चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही है। पापा नहीं आ सके तो कोई गम नहीं, लेकिन उनकी खैरियत का तो पता चल जाता। माही उदासी से सागर में डूबी हुई है। उसे रोना आ रहा है कि आज मैंने जो भी पहना है वो सब तो पापा का दिया हुआ है। शादी का जोड़ा, गहने, पायल, झुमके, हार, बिंदिया सब पापा ने ही तो भिजवाए थे। वे जानते थे कि मेरी शादी होने वाली है। वो पहले से सब तैयारियां कर रहे थे, मगर एक बार भी उन्होंने मुझसे जाहिर नहीं होने दिया। कितना साहस है उनमें, कितनी सहन शक्ति है उनमें। मैरिज हॉल के मेन गेट पे माही के सौतेले पिताजी विवेक के पिताजी से गले मिलते हैं। फिर वे बड़े सम्मान से विवेक के पिताजी के माथे पे टीका लगाते हैं और गले में हार पहनाते हैं। विवेक के पिताजी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लेते हैं और उनके स्वागत का आभार प्रकट करते हैं। विनय और उसके दोस्त बाकी बारातियों को टीका लगा रहे हैं और हार पहना रहे हैं। पीछे बैंड बाजा बज रहा है। कुछ लोग अभी भी नाच रहे हैं। विवेक बेटा की कार कहाँ रह गई? वो अभी तक आई नहीं। माही के पिताजी विवेक के पिताजी से पूछते हैं। आपको तो पता ही है, आजकल के लड़कों की एंट्री थोड़ा अलग ही होती है। वे अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, कुछ खास तैयारियों के साथ। विवेक के पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं। सही कहा आपने। अब हमारा ज़माना थोड़ी न रहा है कि लड़की का मुंह भी तो सुहागरात वाले ही देखने को मिलता था। माही के पिताजी भी मजाक करते हुए कहते हैं तो विवेक के पिताजी हंसने लगते हैं। फिर दोनों मैरिज हॉल के अंदर जाने लगते हैं। पीछे पीछे बाकी बाराती जा रहे हैं। सजावट की चकाचौंध देखकर सभी के चेहरे पे चमक आ जाती है। वेटर्स जूस स्नैक्स लेकर बारातियों को सर्व करने लगते हैं। मैरिज हॉल के सामने विवेक के तीनों दोस्त घबराए डरे हुए से खड़े हैं। तीनों में से किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही है। मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तूने ही उसके हगे को साफ करने का जिम्मा लिया था ना, अब तू ही जा, मेरे से नहीं होगा। और वैसे भी उसके बाप का चेहरा देखते ही मेरा फटने लगता है।
राहुल भुनभुनाते हुए तरुण से कहता है तो अमन उसे अजीब तरह से घूरता है। तरुण का दिमाग खराब होने लगता है। क्या मतलब है तेरा? तू भी तो था वहाँ, दारू पीने के टाइम पे तो तेरा मेरा नहीं बोलता है। अब उसकी शादी में उसे स्वयं नहीं पड़ी है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? तरुण उसे डपटते हुए कहता है तो अमन का दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन वह जानता है कि ऐसी स्थिति में कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी तुम दोनों चुप करो, विवेक ने कहा है ना कि वह आधे घंटे से आ जाएगा, तो फिर टेंशन इतना क्यों ले रहे हो? अगर हम भी नहीं गए ना तो तब तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चलते हैं और कोई बहाना बनाकर तब तक उलझाए रहते हैं, ठीक है? अमन दोनों को समझाते हुए कहता है तो राहुल के आश्चर्य से हंसी छूट जाती है। अमन को अजीब लगता है। ओह सॉरी, तो वो बहाना क्या होगा? अच्छा, तो क्या कहने वाले हैं हम जब पूछा जाएगा कि दूल्हे राजा अपनी शादी में कहाँ गायब हो गए? राहुल अपनी हंसी को रोकते हुए उससे पूछता है। अमन तरुण का एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं होता है। तो अब समझ में आया बच्चों, ये सब इतना भी आसान नहीं है। दूल्हे राजा का क्या है, उन्हीं की शादी है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। और कौन सी दुल्हन भागी जा रही है? राहुल मजाक करते हुए कहता है तो अमन की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन हम ऐसे बाहर भी तो खड़े नहीं रह सकते ना। विवेक ने हम पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी दिया है, हम उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? तरुण अपनी बात रखते हुए उससे कहता है। तो राहुल को अजीब लगता है। अमन की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है तो हम कहेंगे कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, बस वह आता ही होगा। ऐसे कैसे करके कुछ समय तक उलझाए रहते हैं। अमन अपना सुझाव रखते हुए कहता है तो राहुल उसे हैरानी से देखता है। लेकिन यार, इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। गाड़ी तो हम भी लेकर आ सकते थे, विवेक ही क्यों रुका हुआ है, जबकि उसकी तो शादी होने वाली है? तरुण असमंजस से बोल पड़ता है तो अमन उसे हैरानी से देखने लगता है। राहुल परेशान होते हुए एक पैक निकालकर पीने लगता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति को कैसे सबका सामना करें। मंडप में पंडित जी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ जयमाला की तैयारियां हो रही हैं। माही की मम्मी जी मेहमानों से बातचीत कर रही हैं। सभी खुश हैं और विनय और उसके दोस्त लोग बारातियों के स्वागत में लगे हुए हैं। माही कमरे में चुपचाप खोई हुई बैठी है। तभी चहकती हुई उसकी सहेली और कुछ लड़कियां आती हैं तो माही का ध्यान टूटता है। क्या बात है दुल्हन जी, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फाइनली तुम्हारी शादी तुम्हारे प्यार से हो रही है। ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसकी सहेली उससे कहती है, यार तेरी जैसी शादी काश मेरी भी हो पाती। सच में तू बहुत भाग्यशाली है। तूने जो चाहा वो सब मिल गया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सब सुंदर है। प्रेमा चहकते हुए कहती है तो बाकी लड़कियां भी हंस पड़ती हैं। तो फिक्र मत कर, तेरी शादी भी अच्छे से होगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ और भी शानदार होगी। माही उससे हंसते हुए कहती है ताकि उसे संदेह ना हो कि वह अंदर से दुखी है, जबकि सच्चाई क्या है वह तो उसकी आत्मा ही जानती है कि वह कितनी भाग्यशाली है। तेरा लहंगा तो कमाल का है। क्या डिज़ाइन है इसकी, और कितना प्यारा कलर है। माही प्लीज़ मुझे भी पता बता देना कि कहाँ से लहंगा ख़रीदा है तुमने। मैं भी वहीं से अपनी शादी की शॉपिंग करूँगी। उस प्रेमा माही के लहंगे को देखते हुए कहती है तो वह मुस्कुरा देती है, जबकि लहंगे का नाम सुनकर उसे फिर से पापा की याद आने लगती है। मगर प्रेमा के सामने वह मुस्कुरा रही होती है, लेकिन अंदर से उसे बहुत रोना आता है। विवेक की बहन मधु मेहमानों के बीच किसी को फ़ोन लगा रही है, मगर फ़ोन बंद बता रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि विवेक का मोबाइल बंद क्यों आ रहा है। वह परेशान होती है। मधु, ये विवेक अभी तक नहीं आया, फ़ोन लगाकर पूछना कि कहाँ रह गया वो। विवेक की मम्मी जी मधु से कहती हैं, मम्मी वेदू का मोबाइल बंद बता रहा है। विवेक का मोबाइल बंद बता रहा है। मुझे तो पहले से ही शक था कि दोस्तों के साथ जा रहा है तो ज़रूर कोई गड़बड़ करेगा, और देखो अभी तक नहीं आया है। माही मधु बड़बड़ाते हुए धीरे से कहती है तो उसकी मम्मी चिंतित होने लगती हैं। ये लड़का भी ना ज़रा नहीं समझता।
तू उसके दोस्त को फ़ोन लगाकर तो पूछ कि कहाँ है वो, और जल्दी आने को बोल, नहीं तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। विवेक की मम्मी कहती हैं। तभी उन्हें कोई बुला लेता है। वह मधु को इशारा करते हुए चली जाती हैं। मधु फिर परेशान होते हुए मोबाइल पर नंबर देखने लगती है। विवेक के पिताजी अपने मित्रों के साथ बैठे गपशप कर रहे हैं और ठहाके मार रहे हैं। तभी माही के पिताजी उन्हें इशारे से अपनी तरफ बुलाते हैं। क्या बात है भाई साहब, ऐसे इशारे से क्यों बुला रहे हो? क्या कोई खता हो गई हमसे? विवेक के पिताजी मजाक करते हुए उनसे कहते हैं, तो वो भी हंसने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब, अभी तक विवेक बेटा नहीं आए हैं। मेहमान पूछ रहे हैं उनके बारे में। कहाँ रह गए वो? क्या कहीं गए हुए हैं? माही के पिताजी भी सहजता से पूछते हुए कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? विवेक अभी तक नहीं आया है? तो फिर कहाँ रह गया वो? विवेक के पिताजी चौंकते हुए कहते हैं, विवेक अभी मैरिज हॉल नहीं पहुँचा है। तो फिर गया कहाँ? दीदी, वो विवेक बस आ ही रहा है, उसे कोई ज़रूरी काम था तो वह उसे करके आ ही रहा है। मैरिज हॉल के एक कोने पे खड़ा तरुण विवेक की बहन मधु से बात करते हुए कहता है, ताकि उसे संदेह ना हो। हाँ दीदी, आप फिक्र मत करो, विवेक आ जाएगा। बगल पे खड़ा राहुल लपकते हुए उनसे कहता है। तो मधु को गुस्सा आ जाता है। तुम लोगों ने पी रखी है? शादी है उसकी और उसी का पता नहीं है। सच सच बताओ कि विवेक कहाँ है, नहीं तो मैं पापा को बुला रही हूँ। मधु बिगड़ते हुए कहती है तो तरुण अमन का मुंह ताकने लगता है कि अब क्या करें। राहुल अंकल का नाम सुनते ही परेशान होने लगता है कि अब क्या जवाब दें। मधु को संदेह हो रहा है कि ज़रूर कोई बात है। तुम लोग चुप क्यों हो? जवाब दो, विवेक कहाँ है? मधु तीनों को सकपकाया हुआ देख गुस्से से पूछती है। दीदी मैं बताता हूँ, विवेक कहाँ है गया है हमें खुद नहीं पता है। उसने कहा था कि वो एक ज़रूरी काम निपटा कर आ जाएगा। उसने किसी को कुछ भी बताने को मना किया था। हम नहीं जानते हैं कि कहाँ गया है। अमन आगे आते हुए बताता है तो मधु हैरानी से अपना माथा पकड़ लेती है, जैसे उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो कि विवेक के लिए उसकी शादी से ज़्यादा ज़रूरी और क्या काम हो सकता है। पूरा मैरिज हॉल रिश्तेदारों और मेहमानों से भरा हुआ है। हर कोई अपने आप में डूबा हुआ चमक रहा है, मगर इन सब के बीच माही के परिवार वाले और विवेक के परिवार के लोग चिंतित से दिख रहे हैं। वे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। विवेक की मम्मी जी तो रोने लगती हैं। किसी को कोई खबर नहीं है कि अचानक से विवेक कहाँ चला गया, बिना किसी को कोई सूचना दिए। माही अपनी सहेलियों संग बैठी मुस्कुरा रही है। बाहर ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। सहेलियां सभी आपस में बातें कर रही हैं, जिन्हें सुनकर माही को अच्छा महसूस होता है। वह भी हंसती है, लेकिन बीच बीच में उसे पापा का ख्याल भी सताता है। तभी उतरे हुए चेहरे से रीना आती है। माही उसकी तरफ देखती है तो हैरानी होती है। रीना इशारे से माही को अपनी तरफ बुलाती है। माही उससे पूछती है, क्या हुआ रीना, तू इतना घबराई हुई क्यों है? दीदी, आपको जीजू का कोई फ़ोन वगैरह आया है क्या? क्या आपको कुछ पता है कि वे कहाँ गए हुए हैं? रीना धीरे से पूछते हुए कहती है तो माही चौंक पड़ती है, जैसे उसे विवेक के बारे में कुछ पता ना हो। ये तो क्या कह रही है? विवेक से तो आज मेरी बात तक नहीं हुई है। क्या हुआ है उसे? बात क्या है? वह ठीक तो है ना? माही आश्चर्य होते हुए कहती है। उसकी सांसें बढ़ने लगती है। उसे घबराहट सा महसूस होता है। रीना उसकी तरफ देखती है। माही का कलेजा उसके मुंह को आ रहा था। दीदी, विवेक जीजू कहीं चले गए हैं और किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। सब उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, लेकिन जीजू नहीं आए हैं, इसलिए आपके पास आई हूँ कि शायद आपको कुछ बता कर गए हों। रीना परेशान होते हुए कहती है, विवेक शादी वाले दिन कहाँ जा सकता है? उसका कौन सा ज़रूरी काम हो सकता है जो उसकी शादी से बढ़कर है? माही परेशान होते हुए मन ही मन सोचती है, उसका ऐसा कौन सा ज़रूरी काम हो सकता है जो अपनी शादी से ही गायब हो गया है? अगर वह नहीं आया तो क्या जवाब देंगे हम? बाहर इतने सारे मेहमान शादी होने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये दूल्हा ही नहीं है। विवेक के पिताजी एक कमरे में चिंतित होते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, जो कि रोए जा रही हैं। मधु परेशान होते हुए इस मम्मी को संभालती है। क्या ज़रूरत थी उसे कहीं जाने की?
एक बार बता तो देता। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अपना ही खून कर दूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। विवेक के पिताजी चिंता होते हुए कहते हैं। मधु की आंख से भी आंसू बहने लगते हैं। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है विवेक पे। मम्मी का तो दिल ही बैठा जा रहा था। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। माही के सौतेले पिताजी और मम्मी जी परेशान हैं। रोती हुई माही मम्मी के गले लग जाती है तो मम्मी जी उसे संभालती हैं। माही बेटा शांत हो जाओ, मत रो, विवेक आ जाएगा, वो ज़रूर आएगा। मेरा दिल कहता है कि वह आएगा। मम्मी जी माही को संभालती हैं, फिर उसे प्यार से पुचकारती हैं और माही रोए जा रही है। माही बेटा, क्या विवेक से कोई झगड़ा वगैरह हुआ था या कोई बातचीत हुई थी? सौतेले पिताजी माही से पूछते हैं तो वह उनकी तरफ देखने लगती है। नहीं पिताजी, विवेक से कोई झगड़ा नहीं हुआ था और न ही उससे ऐसी कोई बात हुई थी कि वह इस तरह से कहीं चला जाएगा। माही रोते हुए कहती है, मम्मी मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया है, क्यों ऐसा कर रहा है। मम्मी मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता है, मुझे शादी वाले दिन छोड़कर नहीं जा सकता है। माही रोते हुए कहती है तो पिताजी का सब्र टूट जाता है। मैं विवेक के पिताजी से बात करता हूँ, आखिर माजरा क्या है। अब और मेहमानों से झूठ नहीं बोल सकते हैं, कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। विक्रम जी गंभीर हो जाते हैं तो मम्मी उन्हें हैरानी से देखने लगती है। माही सिसक रही है। किसी को नहीं पता है कि विवेक कहाँ गया है। सभी मेहमान आ चुके हैं। मंडप पे सारी तैयारी हो चुकी है। पंडित जी दूल्हे दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेहमान भी शादी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ खाने पीने में लगे हैं और कुछ आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है और अभी तक दूल्हा भी नहीं आया है। लगता है कोई बात हो गई है। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए विनय अंदर आता है। पिताजी मम्मी जी उसे हैरत से देखते हैं। सभी को चिंता में डूबा देख विनय समझ जाता है कि स्थिति ठीक नहीं है। पिताजी, वो पंडित जी कह रहे हैं कि शादी का मुहूर्त निकल जा रहा है, वो आपको बुला रहे हैं, चलिए एक बार उनसे बात कर लीजिए। विनय धीरे से कहता है। पिताजी से कहता है तो पिताजी की धड़कन बढ़ चलती है कि अब वो क्या करें और क्या कहें पंडित जी से। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि विवेक इस तरह से गायब हो जाएगा, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कोई जानकारी दिए। आखिर क्या वजह हो सकती है जो आज ही चला गया। माही सोचते हुए रो रही होती है। विवेक के तीनों दोस्त खड़े हैं। अमन किसी सोच में डूबा हुआ है। 1 घंटे हो चुके हैं और अभी तक विवेक नहीं आया है। साले ने अच्छा फंसाया है हमें। लगता है लात घूसे खिलवा कर ही मानेगा। पानी पूरी ठेले के पास खड़ा हुआ राहुल बड़बड़ाते हुए कहता है। तरुण चिंता होते हुए उसका मुंह देखने लगता है। यार मेरी तो अभी से फट रही है। अगर वह नहीं आया ना तो अपना लगना तो तय है, कोई बचाने वाला नहीं है हमें। तरुण भी डरते हुए बोल पड़ता है। राहुल के चेहरे के भाव भी बदलने लगते हैं। कुछ भी हो जाए, अगर वो आधे घंटे से नहीं आया ना तो मैं निकल रहा हूँ। मेरे बस का नहीं उसके बाप का सामना करना। जितना ठहाके मारकर हंसता है वो, उतना ही कमीना है उसका बाप। राहुल डरते हुए कहता है तो तरुण भी सहमति जताता है, मगर अमन चुपचाप खड़ा रहता है जैसे वह कुछ सोच रहा हो। तो तुम लोग यहाँ हो, उधर सबकी सांस अटकी हुई है और तुम लोग पानी पूरी खाने के चक्कर में पड़े हो। छी, कैसे दोस्त हो तुम लोग। विवेक की बहन मधु उसके दोस्तों पर गुस्सा हो निकालते हुए कहती है तो राहुल बिगड़ने लगता है। तो क्या हम आंसू बहाए? अब तुम्हारा भाई कल्टी मार लिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। एक तो पहले से ही हमारी लगी पड़ी और ऊपर से आप भी सुना रही हो। राहुल भुनभुनाते हुए कहता है तो मधु को और गुस्सा आ जाता है। देखो अब मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करने वाली हूँ। चलो पापा बुला रहे हैं, अब जो भी सफाई देना उन्हीं के सामने देना, समझ गए। मधु ने आँख दिखाते हुए कहा, फिर मुंह बिचकाते हुए चलती बनी। राहुल तरुण एक दूसरे का हैरानी से मुंह देखने लगे, जैसे विवेक के पापा कोई पुलिस हो और वो चोर। पर अमन ज्यों का त्यों खड़ा सोच रहा है। पूरे मेहमानों को विवेक के आने का इंतज़ार है। पंडित जी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दूल्हा दुल्हन आएंगे। कोने में विवेक के पिताजी और माही के सौतेले पिताजी आपस में बात कर रहे हैं। दोनों ही बहुत चिंतित दिख रहे हैं, जैसे कोई रास्ता न निकल रहा हो। शादी का मुहूर्त निकल जा रहा था।
उनके मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। माही कमरे में अकेली बिस्तर पे पड़ी रो रही है। आज शादी है उसकी, ज़िंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान ले रही है। पापा के गम से उभरी भी नहीं थी कि विवेक का यूँ अचानक से कहीं चले जाना उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। अपनी शादी के कितने सपने सजाए थे, कितने अरमान थे उसके, पर किस्मत में आंसू ही लिखे हैं जो कि बह रहे हैं। माही बिस्तर पर पड़ी हुई सोच रही है। उसके आँख से आंसू सूख चुके हैं। अब तो केवल दिल में आग भड़क रही है जो न जाने कब बुझेगी। एक काम करते हैं कि सभी से कह देते हैं कि विवेक का अचानक से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए शादी अगले कुछ तारीखों में होगी। कम से कम बदनामी से तो बच जाएंगे। विवेक के पिताजी हालात को समझते हुए माही के पिताजी से कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी का क्या होगा? वह तो टूट जाएगी, नहीं सह पाएगी इतना बड़ा सदमा। विक्रम जी कहते हैं तो उनके कंधे पे हाथ फेरते हुए, भाई साहब मैं सब समझ रहा हूँ इस वक्त आपके दिल में क्या बीत रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हम तो स्वयं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न बचे हैं। घर से तो सज धज कर निकला था, हमें क्या पता था कि बीच रास्ते से दूसरे रास्ते पे चल पड़ेगा। विवेक के पिताजी विक्रम जी को समझाते हुए कहते हैं, वह शर्मिंदा हो चुके थे। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था और न ही कोई रास्ता ही दिख रहा था। चलिए बता देते हैं सभी को, 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अब और इंतज़ार करना ठीक नहीं होगा। बेकार में सभी परेशान हो रहे हैं। विवेक के पिताजी दुखी होते हुए कहते हैं तो विक्रम जी भी मुंडी हिलाने लगते हैं। उनकी आँख में आंसू भरे होते हैं। वे शर्मिंदगी से रो रहे होते हैं कि बेटी की शादी टूट रही है और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी मत रोइए, सब देख रहे हैं, क्या जवाब देंगे सभी को? आप चुप हो जाइए प्लीज़। मंडप के पीछे खड़ी मधु अपनी रो रही माँ से कहती है तो वह खुद संभलते हुए जल्दी से बह आए आंसुओं को पोंछती हैं। मधु मुस्कुराने का नाटक करती है ताकि किसी को उन पर संदेह न हो, लेकिन माँ का हाल कौन जाने कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रही थी अपने बेटे की, कितनी खुश थी वो, लेकिन अब जैसे सब बर्बाद हो रहा है, जैसे कोई तूफान आकर सब उजाड़ रहा हो और वो कुछ न कर पा रही हो। कमरे में पड़ी माही सिसकते हुए मोबाइल पे विवेक की फ़ोटो देख रही है, जैसे वो विवेक के चेहरे से पूछ रही हो जो कि कहाँ हो तुम, क्यों मुझे सता रहे हो? क्या यही तुम्हारा प्यार था? तुम नहीं आए तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगी। देख लेना, फिर कभी मुझे देख नहीं पाओगे। किस बात की मुझे सज़ा दे रहे हो? माही फ़ोटो को देखते देखते रोने लगती है। उसका मन तड़प उठता है। बाहर सभी की नज़रें मेन गेट की तरफ टिकी हुई है। एक कार फूलों से सजी हुई आ रही है। उसके पीछे पीछे लाउड साउंड में डीजे बज रहा है। माही लोगों के बीच से दुल्हन के लिबास में दौड़ते हुए जा रही है। लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। मेन गेट पे कार रुकती है। माही दौड़ते हुए आती है। उसके चेहरे पे घबराहट, बेचैनी और आँख में आंसू है। वह हाफ रही होती है। तब तक घर में सभी लोग आ जाते हैं। रीना हैरानी से माही के पास खड़ी हो जाती है और माही को संभालने लगती है। तभी विवेक माही को देखकर इशारे से हंसने को कहता है। कार के दूसरी तरफ से माही के असली पिताजी अनिल जी कार में से उतरते हैं, जिन्हें देख माही चकित रह जाती है। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि पापा सामने खड़े हैं। कितना बदल गए हैं वो। क्या यही मेरे पापा हैं? ये कोई सपना तो नहीं है? माही मन ही मन सोचते हुए रो पड़ती है और दौड़ते हुए सीधे जाकर पापा के गले लग जाती है। अनिल जी बेटी को गले से लगाए हुए पुचकार रहे हैं। माही रोए जा रही है। मैंने आपको कितना याद किया पापा, माही रोते हुए कहती है तो पापा भी रोते हुए बेटी को गले से लगा लेते हैं। कितने सालों बाद बेटी से मिले हैं। विवेक के परिवार वाले आश्चर्य में होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। माही किसके गले लगकर रो रही है और क्या यही विवेक का ज़रूरी काम था? तीनों दोस्त चैन की सांस लेते हैं कि चलो बंदा आया तो सही और हम बच गए। माही चलो चलो बाद में रो लेना, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, नहीं तो अपनी शादी भी नहीं होगी। विवेक मजाकिया भाव से कहता है, जो कि वह अपने पापा के गले लगे हुए रो रही थी। माही की मम्मी जी रो रही हैं। सौतेले पिताजी
आश्चर्य से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तुम पहले ये बताओ कि चल क्या रहा है, क्या है ये सब, और तुम कहाँ गए थे? पिछले 3 घंटे से हम किस दशा में थे, तुम्हें अंदाज़ा भी है? विवेक के पिताजी डपटते हुए बेटे से कहते हैं तो वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। माही मुस्कुराने लगती है। पिताजी प्यार से उसका माथा चूम लेते हैं। विवेक गहरी सांस लेता है। माही सब समझ जाती है कि विवेक ने चोरी छुपे सारा खेल रचा है। सॉरी पापा, आप लोगों को बताने की पहले हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए सब चोरी छुपे ही करना पड़ा। पापा मम्मी माही के असली पिताजी अनिल अंकल हैं और माही चाहती थी कि उसकी शादी पर उसके अपने पापा भी शामिल हो। पहले तो मैंने गुस्सा बहुत किया था, विरोध भी किया था कि हमारा समाज क्या कहेगा, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, वगैरह वगैरह। और फिर माही भी हम सभी की मान सम्मान के लिए अपनी इच्छा को दांव पर लगा दिया। लेकिन पापा, मैंने महसूस किया कि आखिर गलत ही क्या है कि एक बेटी की शादी में उसके पिता ही शामिल ना हो, और वो भी झूठे दिखावे के लिए। माही को मैं दुखी नहीं देख सकता था, इसीलिए माही को बिना बताए मैंने अनिल अंकल के बारे में जानकारी इकट्ठा किया और दोस्त अमन को उनके गांव भेज दिया। माही, तुम्हारे पापा कोई बीमार नहीं थे, वो तो नाटक कर रहे थे कि ताकि तुम उन्हें शादी में बुलाओ भी तो वो आ न सके। किसी तरह से मैंने बात करके अनिल अंकल को मुंबई ले आया, लेकिन वो माही के सामने नहीं आना चाहते थे। समस्या ये थी कि अनिल अंकल ने माही के मम्मी को वचन दे रखा था कि वे कभी अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे और न ही उसके सामने आएंगे। अब मुझे भी टेंशन होने लगा कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैं माही के पापा को शादी में नहीं ला सकता, तो फिर मैं खुद अंकल से मिलने गया। उन्हें शादी में साथ चलने के लिए मनाने लगा, लेकिन अंकल अपना वचन तोड़ना नहीं चाहते थे। फिर मैंने माही की मम्मी से बात किया, उन्हें समझाया कि हमारी शादी होगी तो अंकल के आशीर्वाद के साथ ही होगी। फिर आंटी ने अंकल से फ़ोन पे बात किया और अपना दिया वचन वापस लिया। तब जाकर मेरे ससुर जी शादी में आने के लिए राजी हुए। पापा मम्मी, मैंने ठीक किया ना? अगर माही को मैं आज नहीं समझ पाता तो शायद उसे मैं कभी खुश नहीं रख पाता, और उसके मन में भी मेरे प्रति एक खेद रहता कि उसे कोई नहीं समझता। विवेक अपनी बात रखते हुए अपने मम्मी पापा से कहता है तो विवेक के पिताजी उसकी तरफ हाथ जोड़ लेते हैं। अच्छा मेरे बाप, तूने सब ठीक किया है। अगर कुछ देर और नहीं आता ना तो सब घर जा चुके होते। अब चलो, पंडित से कहीं सो न जा गए हों। पिताजी ने मजाक करते हुए कहा तो सभी हंस पड़ते हैं। तीनों दोस्त उत्साहित होते हुए झूम पड़ते हैं। माही रोते हुए भी मुस्कुराती है और फिर से अपने पापा के गले लग जाती है। सभी के चेहरे एक बार फिर खिल उठते हैं। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। विवेक माही अंगरी कुंड के सामने मुस्कुराते हुए बैठे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं कि लड़की के पिता को बुलाइए। तो माही के सगे पिताजी माही के पास जाते हैं। माही पापा को आता देख मुस्कुराने लगती है। फिर चुपके से विवेक से कहती है। विवेक कहता है, कैसा है मेरा सरप्राइज़? तो माही मुस्कुरा देती है। फिर वह दाएं बाएं देखने लगती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, लेकिन वो उसे दिखाई न दे रहा हो। मम्मी जी के आँख में खुशी के आंसू बह रहे हैं। मम्मी, पिताजी कहाँ हैं? उनको भी बुलाइए। मेरे दोनों पापा मेरा कन्यादान करेंगे। मम्मी माही मम्मी जी से कहती है तो उन्हें यकीन नहीं होता। वह भावुक होते हुए हाँ में मुंडी हिलाती हैं। फिर रीना जल्दी से विक्रम जी को बुलाकर लाती है। माही सौतेले पिताजी को देखकर मुस्कुराती है और इशारे से उन्हें अपना कन्यादान देने को कहती है। सौतेले पिताजी भावुक हो उठते हैं। आइए विक्रम जी, दोनों मिलकर लड़की की शादी की रस्म निभाते हैं। बेटी का कन्यादान करना बड़े सौभाग्य की बात होती है। ये एक बड़ा पुण्य का काम होता है। अनिल जी विक्रम जी से कहते हैं तो सभी के चेहरे खिल उठते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। दोनों पिता मिलकर बेटी की शादी की रस्म निभा रहे हैं। माही बहुत खुश होती है। वह विवेक का धन्यवाद करती है कि तुमने मेरे सारे सपनों को सच साबित कर दिया। कहानी समाप्त। धन्यवाद।